हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही यहां पर ऐसा होता है कि आपको 2 चैप्टर फ्री में पढ़ा दें फिर आपसे पैसा मांगना स्टार्ट करें। तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल मुफ्त में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने अभी अपना चैप्टर कंप्लीट किया था, नासीवाद और हिटलर का उदय। तो उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि संभावित हैं कि भाई आ सकते हैं क्या, तो उनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है लघु उत्तरीय टाइप का, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप का आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि इसका आपको आंसर थोड़ा सा शॉर्ट में देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि बाइमर गणराज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब बाइमर गणराज्य क्या है, चूंकि अब आप हिटलर और इनके बारे में पढ़ रहे हैं, नासीवाद या हिटलर के बारे में जानना है, तो ये कहां से संबंधित है? ये जर्मनी से संबंधित है। तो जो आपका बाइमर गणराज्य है उसका भी संबंध कहां से हो जाएगा? बाइमर कहां आ जाएगा? जर्मनी में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको जो जर्मनी के अंदर गणराज्य बनेगा, मतलब वो वाली स्थिति याद करनी है जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि होगी, उस संधि के बाद जो एक गणराज्य बनाएंगे या एक लोकतांत्रिक संविधान बनाने की कोशिश की जाएगी, वो वाली चीज को यहां पर हमको लिखना है। यहां पर तो हम स्टार्ट करेंगे और इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो ये तो एक जनरल चीज बता दी कि ऐसे लिखना है, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा सा हम पहले से करते हैं। कैसे? यहां पर देखेंगे 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर, ऑस्ट्रिया मतलब जर्मनी का एक पड़ोसी देश था, तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, अब मित्र राष्ट्र में कौन आ जाए, कभी कभी आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं कि मित्र राष्ट्र कौन है। तो मित्र राष्ट्रों मतलब इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था ना। तो पहली लड़ाई इसके द्वारा लड़ी गई थी या पहला महायुद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जर्मनी आरंभ में विजयी हुआ, मतलब स्टार्टिंग जब थी तो आप देखेंगे जर्मनी सभी को रौंदते जा रहा था, जीतते हुए आगे बढ़ रहा था। तो प्रारंभ में जर्मनी विजयी हुआ, जिसके अंतर्गत उसे फ्रांस बेल्जियम पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता हुई। मतलब फ्रांस के ऊपर और बेल्जियम के कुछ इलाकों को उसने कब्जा कर लिया, उनके अपना रौस जमाना स्टार्ट कर दिया, इसमें वो सफल हो जाता है। लेकिन अमेरिका वर्ष 1917 में मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया। अब यहां से पासा पलट जाएगा कि जैसे ही अमेरिका शामिल होगा, जर्मनी और जो धुरी शक्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी? पराजित हो जाएंगी। तो अमेरिका वर्ष 1917 में मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों की शक्ति क्या हो जाती है? मित्र राष्ट्रों की शक्ति बढ़ जाती है, उनको और ताकत मिल जाती है। इन्होंने 1918 में केंद्रीय शक्तियों और जर्मनी, केंद्रीय शक्ति में कौन हो गया? जर्मनी है ना, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये सब क्या थे? आपकी केंद्रीय शक्तियां थी। तो केंद्रीय शक्तियों और जर्मनी को इनने क्या कर दिया? इस युद्ध में पराजित कर दिया। तो यही के बाद क्या होगा? आपका बाइमर गणराज्य का उदय होगा। उसी के ऊपर ये क्या मांग रहा है? आपसे एक टिप्पणी मांगी जा रही है। तो यहां क्या होगा? इनने इसको पराजित कर दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? साम्राज्यवादी जर्मनी की हार। जब जर्मनी हारा तो वहां के राजा ने भी क्या किया? पद त्याग कर दिया। सम्राट के पद त्याग से वहां की राजनीतिक पार्टियां क्या करने लगी? एक अवसर की तलाश में आ गई, उनको मौका मिल गया अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का। तो राजनीतिक पार्टियों को जर्मनी में एक उचित राजनीतिक व्यवस्था तैयार करने का एक अवसर मिल जाता है। इस संबंध में बाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई, सभी नेताओं की एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक, है ना, एक लोकतांत्रिक संविधान पारित करने की बात की गई और लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। इसी को क्या कहते हैं? बाइमर गणराज्य कहा जाता है। तो यहां से क्या हो गई? बाइमर गणराज्य की स्थापना हो जाती है। क्लियर ये बात? तो हम इसमें लिखना कैसे है? मान लो ये वाली चीज आ गई, तो अब आपको बताना कैसे है? तो भाई जर्मनी के पुराने दिन बताएंगे कि जर्मनी कैसा देश है। तो जर्मनी के पुराने दिन बताएंगे, बहुत ताकतवर था। फिर इसने क्या लड़ लिया? प्रथम विश्व युद्ध लड़ लिया। प्रथम विश्व युद्ध में हम दोनों धुरे देख लेंगे, किससे किससे कौन लड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर किसकी किसकी लड़ाई हो रही थी? याद होगा आपको, किसकी किसकी लड़ाई हो रही थी प्रथम विश्व युद्ध में? इसमें लड़ाइयां 2 प्रकार की पावर की थी। कैसी 2 प्रकार की? एक तो मित्र देश थे और दूसरे क्या थे? केंद्रीय शक्तियां थी। क्या थी? केंद्रीय शक्तियां थी। तो ये हम इसके अंदर बता देंगे। फिर मित्र देशों के साथ क्या आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा।
अमेरिका के शामिल हो जाने से मित्र देशों की शक्तियां बढ़ गई और केंद्रीय शक्तियां और जर्मनी की पराजित हो जाती है। पराजय के बाद सम्राट ने पद त्याग कर दिया, वहां पर जो नेता थे लोकर उनको मौका मिला और उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना कर दी। अगर आप ये 4 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 एक 5 पॉइंट, मतलब वहां पर सम्राट का पद त्याग, 5 पॉइंट याद रखते हैं तो आप पूरा उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। बस इन पॉइंटों को कैसे याद रखना है, आप थोड़ा सा दिमाग में आंख बंद करके सीक्वेंस में जमा लें कैसे लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो आपसे पूरी स्टोरी यहां पर आ जाएगी। क्लियर ये बात। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2 कि लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण के लिए जर्मनी द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। भाई जर्मनी द्वारा बताना है कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं वहां पर लोकतांत्रिक संविधान के। ठीक, तो अब ये वही बात आ गई जो अभी हमने प्रश्न देखा हुआ था ना, उससे मिलता जुलता उत्तर हमको लिखना पड़ेगा कि इनके पीछे क्या क्या प्रयास किए गए। तो पहले स्टार्टिंग हमारी कुछ वैसी ही रहने वाली है। तो लिखेंगे लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण के लिए जर्मनी ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। सबसे पहला प्रयास क्या लिखते हैं, जर्मनी की हार, सम्राट के पद त्याग ने वहां राजनीतिक पार्टियों को जर्मनी में एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करने का या जर्मनी में बेहतर राजनीतिक व्यवस्था तैयार करने का एक अवसर दिया। इस संबंध में बाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और संघीय आधार पर क्या कर दिया गया, संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान को पारित कर दिया गया कि बोले यही या इसी आधार पर हमारा देश चलेगा। ये संघीय, इसको बाइमर भी कहा जाता है, इनका संविधान उसको बाइमर भी कहते हैं अपन, है ना। तो लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ, जर्मन संसद, है ना, अर्थात जिसको क्या कहते हैं राइखस्टाग, है ना, राइखस्टाग के लिए एक नई प्रणाली के तहत जनप्रतिनिधियों के चुनाव कराए गए। अब चूंकि अब लोकतांत्रिक कर दिया तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र। जब आपने लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया तो फिर आपको आपकी संसद के लिए जो लोग चुनने पड़ेंगे वो कहां से होंगे, जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वो किससे चुने जाएंगे, जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो एक नई व्यवस्था यहां पर लगा दी गई। अगला क्या कर दिया यहां पर कि अब जो जनप्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था कर दी वो कैसे कर दी, तो वो जनप्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था वयस्क मताधिकार के आधार पर कर दी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब इसमें सभी लोग आएंगे वो जो वयस्क हैं। वयस्क का क्राइटेरिया हर देश में अलग अलग हो सकता है, कोई 16 साल में वयस्क मानता है, कोई 18 में मानता है। हमारे यहां पर वोट देने का अधिकार आपको 18 वर्ष की उम्र या उसके उपरांत आपको मिल जाता है। 18 या 18 से ज्यादा के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार के तहत, है ना, महिलाओं एवं सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार या निर्वाचन का अधिकार दिया गया कि प्रतिनिधियों के निर्वाचन प्रक्रिया में आप शामिल हो। आप देख रहे हैं यहां पर महिलाओं की भी बात हो रही है। दुनिया के कई सारे डेवलप्ड देश जो अपने आप को बहुत अगुआ देश कहते हैं, वहां पर भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिले हुए थे, महिलाएं मताधिकार का अधिकार नहीं रखती थी। तो ये 3 बातें इसके अंदर अपन ने देख ली, क्या क्या कर दिया, जर्मनी की हार, राजा का पद त्याग और यहां पर क्या हुआ, एक लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया। इसके लिए एक नए प्रकार की निर्वाचन प्रणाली जिसके थ्रू जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। वो निर्वाचन प्रणाली क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर इनको चुना जाएगा। क्लियर ये बात यहां तक की। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3 की वर्साए की संधि पर हस्ताक्षर करके जर्मनी ने क्या खोया। मतलब जो संधि करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो जर्मनी का क्या क्या चला गया, क्या क्या नुकसान हो गया, वो हमें बताना है। कोई 3 महत्वपूर्ण बिंदु आप बताइए, है ना, 3, आप कोई से भी 3 बिंदु आप बता दें। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई वर्साए की शांति संधि पर हस्ताक्षर करके जर्मनी ने निम्नलिखित, या जर्मनी ने जो खोया उसका विवरण क्या है, निम्नलिखित है, या जर्मनी ने निम्नलिखित चीजें खोई हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है या निम्नलिखित विवरण दिया गया है। जो भी आप यहां पर स्टार्टिंग में लिखना चाहें वो आपकी स्वेच्छा के हिसाब से जैसा भी आप लिखना चाहें। तो अब पहला पॉइंट आता है कि इसमें क्या खोया। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जर्मनी ने अपना भौगोलिक क्षेत्र, मतलब उसका जो एरिया था जहां जहां पर उसने कब्जा किया था उनको खोया था। उसके बाद उसने अपने आबादी वाले क्षेत्र खोए थे। फिर आपको पता होगा उसने अपने जहां पर उसकी खदानें थी, कोयला वगैरह, ये वाला क्षेत्र खोया हुआ था। फिर उसके ऊपर दबाव डाल दिया गया था कि भाई जुर्माना भी तुमको ही देना पड़ेगा। फिर उसका प्रतिष्ठा चौपट कर दी गई थी, फिर उसकी सेना भंग कर दी गई थी। तो ये हम 5-7 पॉइंट अभी निकालेंगे ताकि आप क्या करें कि ये उत्तर आसानी से याद रख पाए। क्लियर। अब पहली बात आती है, इस संधि कारण जर्मनी ने अपने उपनिवेश के, है ना, सारे उपनिवेश जो भी इसके पास कब्जा में थे, अलग अलग देश, इनका लगभग 10% आबादी, मतलब 10, जो भी मान लो इसके पास 100 करोड़ की आबादी थी उस टाइम पर, होगी नहीं लेकिन मान लेते हैं, तो कम से कम 10 करोड़ की आबादी इसने खो दी। 13% भूभाग खोना पड़ा, मतलब जो भी एरिया मान लो 100 बीघा का जर्मनी था तो 13 बीघा इसको जाना पड़ा, मतलब इसके पास केवल कितना बचा, 87 बीघा के आसपास। आप समझ रहे हैं ना, मैं क्वांटिटी के हिसाब से जो भी उसका एरिया है उसका 13% इसको क्या हुआ, खोना पड़ा। 75% लौह भंडार,
है ना, जो लोहे के भंडार थे 75% लोह भंडारों पर दूसरों का कब्जा हो गया या उनने ले लिए, जर्मनी के पास नहीं रहे। 26% अप्रोक्स 1/4 के आसपास आप माने 25 से 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क, लिथुआनिया को देने पड़े, उनका कब्जा हो गया यहां पर। किस किस पर? लोहे पर और कोयले पर फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क, लिथुआनिया का यहां पर कब्जा हो जाता है। तो इस पॉइंट में उसने क्या क्या खो दिया? तो इस पॉइंट में उसने जमीन खोई और जन खोए, मतलब आबादी खोई। इसके अलावा क्या खोया उसने? इसके अलावा उसने लोहा खोया और कोयला खोया। ये चार बातें, ये चार शब्द आप याद रखेंगे तो पहला पॉइंट बन गया। क्लियर? अब अगला आता है कि अपराध बोध अनुच्छेद के तहत, है ना, एक अपराध बोध अनुच्छेद के तहत क्या कर दिया गया? जर्मनी के ऊपर ही सारे दोष डाल दिया कि तुम ही कारण हो, तुमने ही सब कुछ गड़बड़ किया है। तो अपराध बोध अनुच्छेद के कारण सभी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी को दोषी माना। जो भी लड़ाई हुई है उसमें जिम्मेदार कौन है? जर्मनी। अब आप ये देखना यहां पर क्या हो रहा है, जर्मनी की लड़ाई किसने करवाई है? वहां के सम्राट ने। और हरजाना किससे ले रहे हैं? जो वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बन गई है उससे, है ना। तो आप देखिए कितना गलत है कि पाप कोई और करके चला गया और हरजाना हम किसी और से ले रहे हैं। तो जर्मनी से दोषी माना तो जर्मनी के ऊपर क्या कर दिया? हरजाना लगा दिया। तो इसके बदले में हरजाने के रूप में जर्मनी पर कितना हरजाना लगाया? 6 अरब पौंड का। जीरो निकाल लेना 6 अरब में कितने होते लिख के, और आप बताना कि सर इतने जीरो होते हैं 6 अरब में। कमेंट जरूर करना कि 6 अरब में कितने जीरो होते हैं। तो 6 अरब का जुर्माना आरोपित कर दिया। खनिज संसाधनों युक्त जर्मनी का जो राइनलैंड इलाका था, जो राइनलैंड का क्षेत्र था, जहां पर खनिज संसाधन ज्यादा थे, जहां से मिनरल्स बहुत निकालते थे, उनको क्या कर दिया? 20 साल, 20 के दशक में, मतलब जो 20 का साल आएगा इनका, या 20 का दशक आएगा, मतलब अगला 10 साल 1920 से लेकर लगभग कब तक? 1930 तक का। तो जो दशक आएगा 10 साल, ये किसको दे दिया? मित्र राष्ट्रों के आधिपत्य में रहा। मित्र राष्ट्र मतलब कौन हो गए? ये जो इंग्लैंड हो गया, या आपका जो रूस हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, इनके कब्जे में रहेगा अगले 10 साल तक, ऐसा यहां पर कहा गया। तो ये दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त क्या कर दी कि जर्मनी की बची कुची जो शक्ति थी वो समाप्त करने के लिए जर्मनी की सेना क्या कर दी गई? भंग कर दी गई मित्र राष्ट्रों के द्वारा, कि अब आप सेना नहीं रख पाएंगे, रखने के पहले आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अधिकतर जर्मन ने, है ना, जो जर्मन के नागरिक थे, अधिकतर जर्मन नागरिकों ने वर्साय में हुए अपमान और युद्ध में हुई हार के लिए वाइमर गणराज्य को दोषी ठहराया। और वाइमर गणराज्य कब बन रहा था? नवंबर में बन रहा था। तो जो लोग इस गणराज्य के हिमायती थे उन लोगों को क्या कहा गया था? नवंबर के अपराधी कहकर बुलाया गया था, या नवंबर के अपराधी कहकर पुकारा गया था। तो क्लियर ये बात की तीनों बातें अपन ने देख ली कि भाई जमीन खोई, जन खोई, लोहा खोया, कोयला खोया। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में हमने देखा था कि क्या खोया भाई? इनके ऊपर अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पौंड का जुर्माना लगा दिया, राइनलैंड छीन लिया। तीसरे में सेना भंग कर दी। तो इस कारण से जर्मनी के नागरिक थे, उनने सभी दोष किसको माने कि सारा हमारा अपमान हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वाइमर गणराज्य के कारण हो रहा है। तो ये हम यहां पर ये 3 बातें लिख देंगे और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बातें ही पूछ रहा है। क्लियर? अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4। जर्मनी में राजनीतिक रेडिकलवादियों की भूमिका पर संक्षेप में वर्णन कीजिए, या संक्षेप में विवरण दीजिए, या चर्चा कीजिए, जो भी, मतलब वो चर्चा आ जाए, विवरण आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमको लिखना वही है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें देखें, जर्मनी में राजनीतिक रेडिकलवाद परिवर्तन के प्रमुख समर्थक थे, है ना। ये परिवर्तनवाद मतलब जर्मनी के अंदर परिवर्तन चाहते थे, इसके ये प्रमुख समर्थक थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया? रूस की क्रांति, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर, है ना, तर्ज का मतलब हो गया आधार पर, रूस की बोल्शेविक क्रांति के आधार पर स्पार्टकिस्ट लीग की स्थापना कर दी गई। वहां पर भी वैसे ही बना दी गई जैसे रूस में हुआ था कुछ, वैसे यहां पर भी यहाँ के जो लोकल लीडर थे उन्हें स्पार्टकिस्ट नाम की एक लीग की स्थापना कर दी, जो जर्मनी में क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देते थे। क्रांति के लिए अपनी आवाज उठाते थे और विद्रोह करने के लिए कुछ प्लानिंग वगैरह करते रहते थे, जैसे भी इनसे बनता था, कहीं गोला घाल के, कहीं पटाखा जला के, कहीं ऐसे ही हल्ला करके, जैसे भी इनसे बनता था उसके क्या कर रहे थे? विद्रोह की योजनाएं बनाते थे और उनको सफल करने की कोशिश करते थे। जर्मनी के शहरों में मजदूर और नाविकों, है ना, जैसे आपने देखा था कि रूस के अंदर बोल्शेविकों में भी क्या था? ज्यादातर मजदूर थे। तो जर्मनी के शहरों में मजदूर और नाविकों की सोवियतें बनाई गई, मतलब कुछ पार्टियां बनाई गई, यूनियंस बनाई गई, सोवियतें बनाई गई। इस प्रकार बर्लिन की राजनीतिक माहौल, है ना, बर्लिन का जो राजनीतिक माहौल है वो सोवियत किस्म के शासन की मांग होने लगी। मतलब बर्लिन में क्या हो गया? सोवियत किस्म के शासन की मांग के नारे गूंज गए, या इनके समर्थन में नारे क्या हो गए? लगने लगे कि भाई बर्लिन में भी क्या हो, या पूरी जर्मनी के अंदर भी व्यवस्था कैसी हो? सोवियत किस्म की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए क्या हो गए? वहां पर नारे गूंज रहे थे।
जर्मनी में सोवियत की तरह सोवियत की तरह शासन व्यवस्था की मांग होने लगी। ये हमने देखा हुआ था कि बर्लिन के अंदर भी बात हो गई। इसलिए डेमोक्रेट समाजवादियों और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में एकत्र होकर जो इसका अपोज कर रहे थे, जो सोवियत का विरोध करते थे, तो सोवियत का विरोध करने वाले लोग कौन है? डेमोक्रेट, समाजवादी और कैथोलिक। इन लोगों ने क्या किया कि वाइमर में इकट्ठा होके और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर दी कि भाई अब क्या होगा, यहां पर लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जाएगा, उसकी स्थापना का निर्णय ले लिया। परंतु वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों को, है ना, पुराने सैनिकों के फ्री कोर नाम का एक संगठन था, फ्री कोर नाम का एक संगठन था, इसकी सहायता ली कि भाई जो ये मजदूर और ये नाविक जो नाटक कर रहे हैं ना, इनका जरा इलाज करो, इनमें डंडे वंडे तो मारो, इनको पकड़ कर लाओ। तो फ्री कोर नामक संगठन की मदद से जो विद्रोह तैयार हो रहा था, जो सोवियत के लिए चल रहा था या जर्मनी में क्रांतिकारी विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को खत्म कर दिया। इस घटना के बाद स्पार्किस्टों ने, है ना, स्पार्किस्ट कौन हो गए? वही जो रूस के तर्ज पर यहां पर सोवियतें लाई थी। स्पार्किस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। तो जर्मनी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाई? स्पार्किस्टों के द्वारा ही बना दी गई। इसके पश्चात अब क्या होगा कि जब यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी बना दी गई तो जो समाजवादी लोग हैं और जो साम्यवादी लोग हैं, इनमें कभी भी आपसी नहीं हो पाई, मिल नहीं पाए, दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो समाजवादी और साम्यवादी एक दूसरे के साथ कार्य नहीं कर पाए या कार्य नहीं किया। इस कारण से क्या हो गई? जिसका परिणाम स्वरूप हिटलर के उदय को नियंत्रित नहीं कर सके या हिटलर पर कंट्रोल नहीं रख सके। हिटलर एक सिपाही से निकलकर क्या बन गया? एक शासक बन जाता है, चांसलर बन जाता है। तो ये बातें हम क्या करेंगे? इस उत्तर के अंतर्गत लिखेंगे। क्लियर? अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का कहता है जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से क्यों गिरने लगा? यह हमें बताना है कि क्यों मार्क का मूल्य गिरने लगा। मूल्य क्यों गिरेगा? मूल्य तब गिरेगा जब आपकी, जैसे आपकी कोई 1 रुपए की कीमत है, उसमें चीजें मतलब उसकी इतनी वैल्यू खराब हो जाए कि कुछ आ ही नहीं रहा उसमें, तो गिरने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। या तो इतनी मुद्रा आ गई होगी लोगों के पास, किसी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसमें हमें यही बताना है कि मूल्य क्यों गिरने लगा। तो इसके बारे में, जो जर्मनी की मुद्रा है उसको मार्क कहा जाता है, तो मार्क का मूल्य क्यों गिरने लगा, हमें यही बात इसके अंतर्गत बतानी है। अब देखो तो उत्तर कैसे लिखेंगे? जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध एक निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाया हुआ था। निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध करने के लिए क्या कर दिया उसने कि भाई अब सोना खत्म हो रहा था तो उसने कागजी मुद्रा छापना स्टार्ट कर दी, बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापना स्टार्ट कर दी। तो अब कई लोग बोलेंगे सर हमारे पास भी तो नोट है, कोई बोलेगा सर 2000 का रखा है, इसकी वैल्यू कहां खराब हुई। जब ज्यादा मात्रा में छप जाएगा तो सरकार को मार्केट में निकालना पड़ेगा। अभी क्या है कि कागज का नोट छपता भी है तो सरकार या आरबीआई जो जब छापती है नोट, उसके बदले में या उसी की वैल्यू का कुछ चीज लेती है, तो वैल्यू बैलेंस बनी रहती है। नकली नोट आ जाएंगे तो क्या होगा? आपने देखा होगा नकली नोट, जैसे आपका चिल्ड्रन वाला नोट कितने का मिलता है, आपने कोई टॉफी ली और उसके साथ मिल जाता है, अगर वो चलने लगे 100 में तो फिर कीमत खराब होगी कि नहीं। तो ऐसे ही क्या हुआ, यहां पर कागजी मुद्रा शुरू कर दी। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरा। अप्रैल में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क थी, है ना, 24,000 मार्क के बराबर थी कि 1 अमेरिकी डॉलर ले जाओगे तो जर्मनी के अंदर वो कितनी वैल्यू रख रहा था? 24,000 के आसपास। लेकिन ये धीरे धीरे गिरती गई और कई अरबों के बराबर हो जाती है और आगे चलकर 1 डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे, कई खरब, कई करोड़ खरब, है ना, ऐसे मिलने, कई 100 करोड़ रुपए आपको 1 डॉलर के अंदर। इतनी खराब, इतनी मुद्रा छापते जा रहे थे बोले हम। अब क्या था कि अगर यहां स्थिति आपने जैसा अगर वीडियो देखा उसमें मैंने बताया है कि अगर आपको सब्जी लेने जाना है तो आपको 1 गाड़ी नोट ले जाने पड़ेंगे बैलगाड़ी के अंदर, फिर जाकर आप सब्जी लेकर आ पा रहे थे। तो नोट की कीमत इतनी खराब हो गई। तो क्या हो गई कि आगे चलकर इसकी कीमत क्या हो गई? 1 डॉलर में खरबों मार्क आने लगे। और जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी की जो चीजें हैं उनका आज सामान क्या, उनके जो भाव हो गए वो क्या हो गए? आसमान छूने लगे, एकदम ऊपर जाने लगे, आसमान छूने लगी कीमतें। ये जो विकट संकट आया या ये संकट की जो घड़ी थी उसे जर्मनी में क्या कहा गया? इसको कहा गया अति मुद्रास्फीति। इसको कहा गया अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना गया। अतः जर्मनी को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने डॉप्स योजना बनाई। डॉप्स योजना क्या थी? डॉप्स योजना के अंतर्गत जो वर्साई की संधि में शर्तें लगाई गई थी, उन शर्तों को दोबारा से तय करना ताकि जर्मनी क्या हो? आर्थिक संकट से निकल सके, योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी को आर्थिक संकट से दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को पुनः से तय करने की बात की गई थी। क्लियर ये बात की ये मूल्य तेजी से क्यों गिरने लगा? क्योंकि उसने फ्रांस के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में कागजी मुद्रा छापना स्टार्ट कर दिया था और कागजी मुद्रा इतनी छापी कि उसकी कीमत कई
खराब हो गई। और कैसी खराब हो गई कि एक एक डॉलर के अंदर कई 100 करोड़ रुपए आपको जर्मनी की मुद्रा के या मार्क के मिल जा रहे थे यहां पर। तो क्लियर ये बात यहां तक की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हिटलर ने जर्मनी की जनता को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से वादे किए थे? वादे समझते हो ना, जो कर दिए पूरे तो अच्छी बात है, नहीं किए तो अच्छी बात है। वादा मतलब आप लोग भी प्रॉमिस करते हो घर वालों से कि नहीं नहीं अभी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, और खूब तोड़ते हैं वादा, है ना। तो उसने क्या किया था, यहां पर वादा किया हुआ था भैया कि प्रॉमिस कर दिया जनता से कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, और उसने बहुत कुछ हद तक अपने वादों को पूरा भी किया था। बस वो क्या हो गया था, तानाशाह हो जाता है तो वो गड़बड़। आप लोग नहीं करते होंगे अपने वादों को पूरा, ये तो हिटलर के द्वारा बहुत कुछ हद तक अपने वादों को पूरा किया गया था। जर्मनी की प्रतिष्ठा भी लौटा दी थी, लोगों को नौकरियां भी दिलवा दी थी, ठीक ठाक कर दिया था, लेकिन फिर वो गलतियां कर दी तो वो चौपट कर दिया उसने। तो उसने कई सारे वादे किए थे। पहले वादे करके लोगों को अपने तरफ लुभाना पड़ता है। जब लोग आपके वादों में आ जाएंगे कि यार नहीं तुम कह रहे हो कुछ तो करोगे, तो फिर तुम्हें ताकत मिल जाएगी। तो ये फिर क्या हो जाता है, जर्मनी का चांसलर भी बन जाता है। चलो देखते हैं क्या वादे किए हिटलर द्वारा जर्मनी की जनता को प्रभावित करने के लिए किए गए कुछ वादे इस प्रकार हैं। क्या क्या किए गए? पहला वादा किया गया था कि हिटलर ने वादा किया कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा। जर्मनी एक ताकतवर राज्य था या ताकतवर साम्राज्य था जिसकी शक्ति प्रथम विश्व युद्ध में खराब हो चुकी थी। तो उससे बोला कि वह क्या करेगा, जैसे ही ताकत में आएगा तो एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा तथा वर्साय की संधि में हुए अपमान का बदला भी लेगा। हमारे ऊपर जो हमारी प्रतिष्ठा गर्व चौपट किया है इसका बदला भी लिया जाएगा। साथ ही जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा, लोग जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा मानते थे, तो उनकी जो प्रतिष्ठा है चौपट हो गई, उस प्रतिष्ठा को भी क्या करेगा, दोबारा से लाने की कोशिश करेगा, दोबारा से स्थापित करने की कोशिश करेगा। बेरोजगारों को रोजगार देगा। नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देने का वादा हिटलर के द्वारा किया गया था कि भाई नौजवानों को हम क्या करेंगे, एक सुरक्षित भविष्य देंगे ताकि नौजवान अपना फ्यूचर सेफ देख सके। ऐसा नहीं कि यार कल क्या होगा पता नहीं, उसने बोला कल जो है वो सुनहरा ही होगा, आज से अच्छा ही होगा। तो ये वादे हिटलर के द्वारा यहां पर कुछ किए गए थे। एक वादा यह भी था, एक वादा उसने किया था कि भाई हम अपने देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त रखेंगे, क्योंकि वर्साय की संधि के बाद बहुत सारे इलाकों में फ्रांस, लिथुआनिया, है ना, ये ऐसी कुछ डेनमार्क, ऐसे कुछ देश आ गए थे जिन्हें कब्जा कर लिया। अमेरिका का भी प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसने क्या बोला, विदेशी प्रभाव से हम अपने देश को मुक्त रखेंगे और हमारे खिलाफ जो भी साजिश हो रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश हम होने नहीं देंगे। तो ये यहां पर इसके द्वारा ये वादे किए गए थे, ये वादे हमने यहां पर देखे हुए थे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को भंग किया। इस कथन की विवेचना करना है कि हिटलर ने कैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को भंग किया। अब बताइए, तो हम बताएंगे भाई ये कथन सत्य है कि हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को भंग किया। कैसे करेगा, आप देख रहे हैं कि 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति जो जर्मनी के हैं हिंडनबर्ग ने क्या किया, हिटलर को चांसलर के पद पर आने के लिए निमंत्रण भेजा, न्योता भेजा, और हिटलर क्या हो गया, चांसलर के पद पर बैठ जाता है। चांसलर का जो पद है वो मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, सबसे ताकतवर पद होता है, ये वहां पर बैठ गया। सत्ता मिलते ही जो नात्सी हैं, मतलब हिटलर जो है, नात्सियों ने लोकतांत्रिक शासन एवं संरचना को भंग करना स्टार्ट किया। उसका विश्वास एक नेता एक राष्ट्र इस कॉन्सेप्ट पर था, तो वो ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास ज्यादा करता नहीं था। तो उसने क्या किया, इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भंग करना स्टार्ट कर दिया। जर्मनी संसद में क्या हुआ कि शुरू में एक रहस्यमयी अग्निकांड हो जाता है, एक आग लग जाती है और बहुत सारे पुराने दस्तावेज जल जाते हैं, है ना, तो इसको कहा गया रहस्यमयी अग्निकांड। तो ये रहस्यमयी अग्निकांड ने हिटलर को बहुत आसानी पैदा कर दी, हिटलर की मुश्किलों को और आसान कर दिया यहां पर, है ना, और ज्यादा आसान कर दिया गया। अग्निकांड के बाद हिटलर ने कुछ अध्यादेश जारी किए, तो अग्निकांड के बाद आए थे, तो इनको क्या कहा गया, फायर डिक्री या अग्नि अध्यादेश कहा गया। अग्नि अध्यादेश जो 28 फरवरी 1933 को लागू किए गए या जारी किए गए, इसमें क्या कर दिया गया, जन सामान्य के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए, कुछ रोक उनके ऊपर लगा दी गई। उनसे बोलने की स्वतंत्रता ले ली गई, प्रेस की एवं सभा करने की स्वतंत्रता ले ली गई, और कुछ नागरिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया, अस्थायी रूप से लंबे समय तक निलंबित कर दिया गया कि पता नहीं अब कब मिलेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, आप देखेंगे लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि आपको बोलने का अधिकार मिलता है। लेकिन हिटलर ने अध्यादेशों के माध्यम से शासन चलाया और बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार सब क्या कर दिए, भंग कर दिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिटलर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग करने की, या हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन और व्यवस्था को भंग किया या भंग करने की कोशिश की, तानाशाही स्थापित की। क्लियर ये बात। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8,
विशेषाधिकार अधिनियम को कब पारित किया गया था, इसके क्या प्रावधान थे? विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। इस कानून ने हिटलर को संसद, है ना, इस कानून ने हिटलर को क्या कर दिया, हिटलर को और संसद को अलग कर, है ना, दोनों को अलग कर दिया। अलग कर केवल अध्यादेशों के माध्यम से हिटलर को शासन चलाने की अनुमति दे दी गई। अध्यादेश हमने देखा हुआ था कि इनका संविधान हिटलर को एक अध्यादेश की ताकत दे रहा था कि जिसके द्वारा ये डायरेक्टली शासन चला सकते थे। तो ये कैसा शासन चलाने लगे, निरंकुश शासन चलाने लगे। यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है, नाजी पार्टी ने ट्रेड यूनियनों, जो भी आपकी कारखानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर जो यूनियन बनी थी, ट्रेड यूनियन, और सभी प्रकार की राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई राजनीतिक पार्टी जर्मनी के अंदर वैध नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी के, है ना, जो उसकी खुद की पार्टी थी। जो नाजी पार्टी से जुड़े थे वो वैध थे, बाकी सब बंद कर दिए। मीडिया, अर्थव्यवस्था, सेना, न्यायपालिका पर हिटलर का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। सरकार का पूर्ण नियंत्रण वहां पर स्थापित हो जाता है। अब जैसा सरकार चाहेगी वैसे ही मीडिया चलेगी, वैसे ही न्याय होगा, वैसे ही आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी, सेना चलेगी। तो ये यहां पर इनके द्वारा किया गया। इन्होंने क्या किया, समाज को भी अपने अनुसार ढालने की कोशिश की। नाजियों के अनुसार समाज को नियंत्रित करने के लिए विशेष निगरानी दस्तों का गठन किया गया या सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया, जैसे हरी वर्दीधारी पुलिस जो पहले की पुलिस थी, स्टॉर्म ट्रूपर्स, अतिरिक्त जिसको स्टॉर्म ट्रूपर्स और अतिरिक्त गेस्टापो जिनको गुप्तचर राज पुलिस कहा गया, अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा सेवा पुलिस, ये सारी क्या कर दिया, इन सबको बना दिया गया और बोला गया कि भाई बताओ कैसे शासन चलाना है या समाज जो है वो कैसे गड़बड़ी कर रहा है, हमें जानकारी दो। अगर कोई समाज नास्तियों के हिसाब से नहीं चलता था तो उनको दंड दिया जाता था, पकड़कर जेल में भी डाला जाता था। तो यहां पर ये व्यवस्था इनने कर दी और इस तरीके से इनने क्या किया, अपने शासन को, ये जो विशेष अधिकार वाली हम बात कर रहे हैं उस तरीके से इनने चलाया हुआ था। पहली बात हो गई कि भाई हिटलर ने संसद से अलग हो गया, अध्यादेश से शासन चलाया। दूसरा हो गया सभी पार्टियों पर उसने बैन लगा दिया। और तीसरा क्या कर दिया, उसने समाज को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और उनके लिए अलग अलग प्रकार के दल बना दिए। मीडिया, अर्थव्यवस्था, प्रेस, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। सेना, न्यायपालिका सब उसके हिसाब से चल रही थी। तो इस कारण से उसने क्या कर दिया कि विशेष जो अधिकार अधिनियम है इसके प्रावधान ये कर दिए गए, ऐसा इसके द्वारा कुछ फायदा ले लिया गया। क्लियर ये बात कि अगर ये अधिनियम नहीं आता तो बिना इस अधिनियम के हिटलर क्या कर पाता। तो इस अधिनियम के द्वारा ही तो उसने क्या किया कि अपने आप को संसद से अलग हम चलाएंगे अध्यादेश से, नाजी पार्टी ही बेस्ट पार्टी है, बाकी सभी पार्टियों पर बैन लगा दो, मीडिया पर कंट्रोल कर लो, सेना पर कंट्रोल कर लो, न्याय व्यवस्था पर कंट्रोल कर लो, सब कंट्रोल कर लिया यहां पर, और लोगों पर भी कंट्रोल कर लो। ये क्यों, एक एक्ट के थ्रू उसको अधिकार मिल गए थे, तो इस कारण से उसने किया। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से चलाने में अर्थशास्त्री हॉलमार्क साख्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस कथन को स्पष्ट करना है। हमें बताना है कि साख्त की क्या महत्वपूर्ण है ना, क्या महत्वपूर्ण है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस कथन को हमें स्पष्ट करना है कि भाई साख्त ने क्या क्या जर्मनी के लिए अच्छा किया है ताकि जर्मनी का उद्धार हो सके। चलो देखते हैं। जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्थशास्त्री हॉलमार्क साख्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सही दिशा में या सही दिशा देने की जिम्मेदारी किसको दी थी, अर्थशास्त्री हॉलमार्क को दी थी। अब साख्त के द्वारा क्या किया गया, साख्त के द्वारा सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले जो उपक्रम थे उनमें क्या किया गया, सरकार, तो उसमें क्या किया गया, जो सरकारी पैसे चल रहे थे तो उनमें क्या किया, उसने रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य को उसने क्या किया, हासिल किया। तो इससे क्या हुई कि अर्थव्यवस्था थोड़ा सा पटरी पर लौटना स्टार्ट हो गई। इसके परिणाम स्वरूप इन सबसे क्या हुआ, जर्मनी के मशहूर सुपर हाईवे, जो हाईवे पूरी दुनिया में जर्मनी की फेमस है, वो बने और जर्मनी की एक कार बनी, इसको कहते हैं फॉक्सवैगन कार। ये जर्मनी की फॉक्सवैगन कार वहां पर बनती है। साख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि भाई सेना पर इतना ज्यादा खर्चा मत करो, हथियारों पर इतना खर्चा मत करो, क्योंकि अभी भी हम घाटे में चल रहे हैं, फायदे में नहीं है, खर्चा ज्यादा ना करो, क्योंकि अभी भी क्या है, हम घाटे में चल रहे हैं। लेकिन हिटलर ने साख्त की बात नहीं मानी और उसको पद से हटा दिया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए अपने दिमाग से एक रास्ता सोचा और हिटलर को लड़ाई ही आती थी, तो उसने क्या सोचा कि अर्थव्यवस्था से भी जो आर्थिक संकट है इससे भी कैसे निकल सकते हैं, तो उसने क्या चुना, युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था कि जितना बड़ा इलाका होगा उतने बड़े हमारे क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे। ये बात क्लियर यहां तक की। चलिए
अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। नस्लवादी विचार के पीछे हिटलर की अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। क्या अवधारणाएं हैं? नस्लवादी विचारधारा के पीछे हिटलर का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई नस्लवादी विचारधारा के पीछे हिटलर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हिटलर का कॉन्सेप्ट था, उसने साइंस के साथ इसको अटैच कर दिया था, है ना। अपन ने पढ़ा हुआ था कि उसने डार्विन का सिद्धांत लिया हुआ था, तो उसने इसके पीछे साइंस या विज्ञान को अटैच कर दिया था और बोलता था कि नहीं, नस्ल ही क्या है, जो नस्ल ताकतवर होगी वही बचेगी, बाकी सब मर जाएगी, जो ताकतवर होगी वही शासन करेगी, बाकी सब झुकेगी। तो देखना इसमें क्या है, हिटलर के नस्लवादी विचारधारा, है ना, हिटलर की नस्लवादी विचारधारा चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन ने विकास और प्रकृति के चयन की अवधारणा, उसका जो सिद्धांत था ना, चयन की अवधारणा के द्वारा पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या की थी। हार्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीवता का सिद्धांत, जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जो सबसे उत्तम है वही बचेगा, के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये दोनों सिद्धांत इनके हो गए, तो हमने ये सिद्धांत लिख दिए। अब लिखेंगे हिटलर ने इनसे कैसे मतलब निकाला। इस विचारधारा के अनुसार मतलब क्या कहेगा ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, जो प्रजातियां अपने आप में बदलती रहती हैं, मतलब वातावरण के हिसाब से बदलती रहती हैं, है ना, वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहेंगी, बाकी सब क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी या विलुप्त हो जाएंगी। तो हिटलर ने इसका अपना मतलब निकाल लिया और हिटलर ने क्या कह दिया कि इन विचारों का प्रयोग हिटलर अपने तरीके से कर लेगा। क्या उसने क्या किया, इन विचारों का प्रयोग नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं द्वारा लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता था। और उसने तर्क बड़ा आसान दे दिया था, सिंपल सा तर्क दे दिया था कि जो नस्ली आधार पर शक्तिशाली होगा वही जीवित रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कमजोर होगा, वो मर जाएगा या खत्म हो जाएगा। हमने देखा कि भाई इसके पहले भी हम देख रहे हैं कि नस्ली आधार पर हमने देखा कि जो प्रजातियां अपने आप में बदलाव कर सकेंगी वो बचेंगी, बाकी विलुप्त हो जाएंगी। तो इन्होंने भी कह दिया जो नस्ली आधार पर ताकतवर होगा वो बचेगा, जो कमजोर होगा वो समाप्त हो जाएगा। उनकी ऐसी मान्यता थी कि आर्य नस्ल, जो जर्मन की नॉर्डिक आर्य है, वो आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसे अपनी शुद्धता, ताकत और दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाए रखना है। तो इन सिद्धांतों के आधार पर हिटलर ने क्या किया, अपने नस्ली सिद्धांत को स्थापित किया। तो इसमें अपन ने क्या देख लिया कि भाई यहां पर हमने चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत देख लिया और हार्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत, इन दोनों के सिद्धांतों को लिख दिया और इन्हीं सिद्धांतों को लिंक करते हुए हिटलर ने अपना सिद्धांत दे दिया, जिसको नस्ली सिद्धांत कहते हैं। उनके राजनेताओं के द्वारा लोगों को विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और कह दिया कि जो नस्ल मजबूत होगी, ताकतवर होगी, वो बचेगी, बाकी सब समाप्त हो जाएगी। और जो शुद्ध नस्ल के लोग हैं, जो आर्य हैं, जिनको वो ताकतवर मान रहे हैं, उनको बोले शुद्धता बना के रखो, ताकत बढ़ा के रखो, दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करो या करना चाहिए, ऐसा हिटलर के द्वारा कहा गया। क्लियर ये बात। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11। नात्सी शुद्ध और स्वास्थ्य नॉर्डिक जर्मन आर्यों का केवल समाज चाहते थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। जो नात्सी लोग हैं या जो हिटलर की पार्टी के लोग थे या जो विचारधारा थी, वो केवल शुद्ध और स्वस्थ किस प्रकार की प्रजाति, नॉर्डिक जर्मन आर्य का ही समाज चाहते थे। इस कथन को हमें सिद्ध करना है या इस कथन की हमें समीक्षा करनी है। नात्सी शुद्ध और स्वास्थ्य, देखो अब पहले मैं थोड़ी सा बता दूं आपको, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि इनके द्वारा कई सारे लोगों की हत्याएं की गई, जो जैसे कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्य नहीं थे उनकी हत्या की गई, जो नॉर्डिक जर्मन आर्य थे लेकिन कमजोर थे, स्वास्थ्य नहीं थे, उनकी भी हत्याएं की गई। उनको आप ये बोले दया मौत दी गई, इंजेक्शन लगा दिया गया, वैसे कुछ मार दिया गया। तो अब इसमें वही बातें हमको इसमें लिखनी है। क्या नात्सी शुद्ध और स्वास्थ्य नॉर्डिक जर्मन आर्यों का केवल समाज चाहते थे। इनकी दृष्टि से यही वर्ग समाज में वांछित था, वांछित मतलब जिसको चाहते हैं, बाकी सब क्या थे, अन्यथा सभी वर्ग क्या थे, अवांछित थे। नात्सी जर्मनों में रहने वाले यहूदी, जिप्सी और अश्वेतों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और अवांछित माना जाता था, जो श्रेष्ठ आर्यन की जाति के लिए खतरा थे। उनका मानना था कि ये लोग क्या करेंगे, आगे जाकर खतरा करेंगे, नस्ल में मिलावट पैदा कर सकते हैं। उन्हें व्यापक रूप से प्रताड़ित किया गया और इनकी क्या करवाई गई, हत्याएं करवाई गई, इनको मारा गया अलग अलग जगह पर ले जाकर। रूसी और पॉलिश मूल, मतलब पोलैंड के जो निवासी हैं उनको पॉलिश कहते हैं, पॉलिश मूल के लोगों को भी नात्सी सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया गया। पकड़े गए नागरिकों को दास के रूप में काम करने पर मजबूर किया, खाना वाना देते नहीं थे, वैसे ही मर जाता था आदमी। नात्सी जर्मन में यहूदी सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए। यहूदियों को ईसा मसीह के हत्यारे के रूप में देखा गया। यहूदी अलग चिन्ह
मतलब यहूदियों को ऐसे इलाकों में रखा जो इलाके चिन्हित कर दिए गए, यहूदियों को अलग चिन्हित इलाकों में रखा गया जिन्हें यहूदी बस्ती घेटो कहा गया है ना। घेटो ऐसा हिंदी में भी लिख सकते हैं, घेटो कहा जाता था, वहां पर रखते, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, वहां कुछ भी नहीं, तो घेटो में रखा जाता था, या घेटो जो बस्तियां हैं उनको घेटो कहा जाता था। हिटलर के यहूदियों के प्रति घृणा नस्लीय सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसे उनके कुल उन्मूलन के माध्यम से ही संतुष्ट किया। मतलब क्या था, वो चाहता था कि यहूदी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएं, तब फिर उसकी जो घृणा है वो समाप्त हो सकती थी। 1933 से 38 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहूदी देश छोड़कर जाने लगे, इस देश से दूसरे देश की तरफ ढूंढने लगे कि भाई हम कहीं और नए देश में चले जाते हैं, वहां रहेंगे। वर्ष 1939 से जब छोड़ने लगे तो इनको लगा कि यार ये बच जाएंगे, अवांछित हैं, ये तो नस्ल खराब है, तो 39 से 45 तक दूसरे दौर में है ना, यहूदियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में एकत्रित किया गया, वहां पर रखा गया, जिसे जो पोलैंड में बनाए गए गैस के चैम्बरों में है ना, पोलैंड में बनाए गए चैम्बरों में ले जाकर मार दिया गया, गैस छोड़ दी गई, इनकी हत्याएं कर दी गई। बड़ी मात्रा में किसकी की गई, यहूदियों की करी गई। तो ये सब बातें हम जो देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई कैसे यहाँ पर शुद्ध नस्ल, तो नस्ल के आधार पर ही तो है भाई, यहाँ पर वो आप देखेंगे भाई वांछित अवांछित कर दिया। वांछित क्या होगा, केवल जर्मन हो गए, वो श्रेष्ठार कहलाए, बाकी के लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप देखो कि उनको पकड़कर दास बना दिया है ना, यहूदियों को प्रताड़ित कर दिया, उनसे घृणा करना स्टार्ट कर दिया। हिटलर का कॉन्सेप्ट था घृणा, यहूदियों की घृणा तभी समाप्त होगी जब यहूदी समाप्त हो जाएंगे, और इनको पकड़ पकड़ के गैस के चैम्बरों में डालना स्टार्ट कर दिया। इन सब डर से यहूदी घर छोड़कर भी जाने लगे और उनकी मौतें भी होने लगी, लोग मरने भी लगे। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, नात्सियों की नस्लवादी विचारधारा को स्पष्ट करना है। अभी हमने जो बातें करी है ना, वही इसमें कुछ घुमा फिराकर हमको लिखनी है। नात्सियों ने अपनी नस्लवादी विचारधारा को मूर्त रूप जनसंहार से दिया। कैसे उन्होंने बनाया कि एक नस्ल का देश बनाने के लिए या तो बाकी की नस्ल के देशों, बाकी की नस्ल जो है उसको देश से बाहर फेंक दो, या फिर उनको सबको खत्म कर दो, तो एक ही नस्ल बचेगी, तो नस्लीय देश बन जाएगा। तो इन्हें क्या किया, जनसंहार का सहारा लिया, जनसंहार से इन्हें अपने देश को नस्लीय देश बनाया। पराजित पोलैंड को हानि पहुंचाई गई, इसके उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका है उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और पोलैंड के लोगों को बहुत परेशान किया गया, उनको अपना घर जायदाद छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। जो इलाका खाली हुआ था जहां से लोग भाग गए, वहां पर किसको बसाया जाएगा, जर्मनों को वहां पर बसाया जा सके। इसके उपरांत पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह इकट्ठा करके एक इलाका है अलग, जिसको कहते हैं जनरल गवर्नमेंट, पोलैंड का ही इलाका है, वहां पर क्या कर दिया गया, वहां पर इनको इकट्ठा कर दिया गया, वहां पर इनको भर दिया गया ना, दूसरे हिस्से में इनको पहुंचा दिया गया। पोलिश बुद्धिजीवियों को, जो पोलैंड के बुद्धिजीवी वर्ग है, इनकी भी हत्याएं की गई, इनको भी मारा गया, ताकि पोलैंड को हम सामाजिक तरीके से और बौद्धिक तरीके से पंगु बनाया जा सके। इस कारण से उनको भी, पंगु मतलब क्या होता है, लंगड़ा बनाया जा सके। तो पोलिश बुद्धिजीवियों के सदस्यों की बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई। कारण क्या था, ताकि पूरे वर्ग के लोगों को अपने नियंत्रण में रखा जा सके। बुद्धिजीवी वर्ग ज्ञान देगा, नहीं ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आवाज उठाओ, और वो कहीं ना कहीं चोरी छुपके से ज्ञान देता रहेगा, दिमाग देता रहेगा। तो उनको सामाजिक तरीके से, उनको बौद्धिक तरीके से लंगड़ा बनाने के लिए इन बुद्धिजीवियों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। पोलिश बच्चे, मतलब जो पोलैंड पर जब कब्जा किया तो वहां पर जो बच्चे थे, अगर वो दिखने में आर्यों जैसे लगते थे तो उनकी जांच करते थे, नस्ल की, है ना, उनकी नस्ली जांच होती थी। नस्ल विशेषज्ञ बताते थे कि जर्मन है या पोलिश है। अगर नस्ली जांच में वो पास हो जाता था तो उसको जर्मन के नागरिकों के साथ पाला जाता था, है ना। अगर वो पास हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता है ना, और अगर वो फेल हो जाते तो उनको क्या है, कहीं अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा गया। घेटो मतलब उनकी क्या हो गई, बस्ती, और गैस चैम्बर कहां हो गया, उनका कत्ल खाना। घेटो से निकालकर उनको यहां पर डाल दिया और बड़ी मात्रा में उनकी हत्या करवा दी गई। तो इस कारण से पोलैंड में बड़ी मात्रा में इन यहूदियों की हत्या करी गई, या पोलिश के लोगों को बड़ी मात्रा में यहां पर मारा गया। क्लियर। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, नात्सी शासन ने मीडिया एवं भाषण का उचित उपयोग किया है, इस कथन की पुष्टि करना है। मीडिया जैसे आज के जमाने में सोशल मीडिया है, उस टाइम पर पेपर, मैगजीन, पंपलेट, इन सब का, जो भी रेडियो न्यूज होगी उन सब का, और भाषण, क्या भाषण देने, इनका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया है अपने फेवर में माहौल बनाने में, इस कथन की पुष्टि करना है। तो नात्सी शासन ने मीडिया एवं भाषण का उचित उपयोग किया है। इन्होंने शासन को समर्थन है, शासन का समर्थन प्राप्त करने तथा नात्सी दृष्टिकोण को, है ना, फैलाने के लिए, है ना,
मीडिया का प्रयोग सोच समझकर किया, कैसे दुनिया भर में नास्तिक दृष्टिकोण फैलाया जाए, क्या बातें बाहर आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए, ये इन्हें बड़ा सोच समझकर फैसला लिया। अपने विचारों को फैलाने के लिए इन्होंने रेडियो, पोस्टरों, तस्वीरों, फिल्मों, इश्तिहारों, नारों आदि माध्यमों से इन्होंने प्रचार किया, आदि को माध्यम बनाया। इन्होंने विभिन्न कृत्यों के लिए भिन्न भिन्न शब्दावलियों का उपयोग किया। कभी भी ये डायरेक्ट नहीं कि हम आपको मारेंगे तो हत्या नहीं कहेंगे, भिन्न भिन्न शब्दावलियों का उपयोग किया। कभी भी हत्या और मौत जैसे शब्दों का इनके द्वारा उपयोग नहीं किया गया। जैसे सामूहिक हत्याओं को क्या कह दिया इन्होंने कि हम विशेष व्यवहार कर रहे हैं। अब आपको बता दिया कि आपके साथ विशेष व्यवहार कर रहा है तो आप तो चौड़े हो गए, बोले सर तो हमारे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब आपको क्या पता कि स्पेशल ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, गैस के चैम्बर में ले जाके गैस खोल देंगे और हत्या हो जाएगी। तो सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार कहा गया। अंतिम समाधान को क्या कहा गया यहूदियों के संदर्भ में कि भाई अंतिम समाधान आप समझते ना, लास्ट सेटलमेंट जो है, तो अंतिम समाधान भी क्या है कि भाई इनको निपटा रहे हैं, मारा जा रहा है। ये भी क्या हो गई, सामूहिक हत्याएं हो गई। यूथजेनिया है ना, विकलांगों के लिए एक शब्द दिया इन्हें, यूथजेनिया इसको कहते हैं। अगर इसका हम मतलब निकालें तो इसको कहते हैं दया मौत। अगर आपके समाज के, आपके नस्ल के लोग स्वस्थ नहीं है, विकलांग है, तो उनको जहर का इंजेक्शन लगवा दिया, उनकी हत्या करवा दी, तो एक शब्द दिया यूथजेनिया। अब यूथजेनिया सुन के आपको ऐसा थोड़ी लगेगा कि ये हमको मारने वाले, हमको तो अच्छा लगा यार, बड़ा अच्छा शब्द लग रहा है अंग्रेजी, कुछ अच्छा होगा, हमको क्या पता कि इंजेक्शन लगा देंगे मर जाएंगे। चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का व्यापक रूप से इनका उपयोग किया, इनका प्रचार किया। चयन संक्रमण का मतलब क्या है, यहूदियों को बोले कि भाई ये संक्रमित हैं, इनकी हम संक्रमण से मुक्ति कर रहे हैं, जिसे कहा गया संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, इनको ले जाएंगे, ये संक्रमित है, इनको खत्म कर देंगे। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र क्या है, गैस चैम्बर है, वहां पर इनको डाल दिया, गैस छोड़ दी, मर गए, बोले संक्रमण से मुक्ति हो गई। तो क्या किया कि भाई इन शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन मतलब खाली कराना, जब यहूदियों से घर खाली कराए जा रहे थे तो उस नाम को क्या दे दिया, इवैक्यूएशन का प्रयोग किया। गैस चैम्बरों में मरने वाले लोगों के लिए भी एक शब्द का उपयोग कर लिया, इन्हें क्या कहते थे, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा गया। तो आप देखेंगे इनने कभी भी डायरेक्ट ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिससे दुनिया में या समाज में इनको लगे कि हम खराब हैं। नए नए शब्द, बढ़िया बढ़िया शब्द निकाले जिनको सुनकर आपको लगेगा अच्छा है। बाद में जब हमको पता चला कि यार ये का मतलब ये है, इसका शब्द तो ये है लेकिन इसका मतलब ये होता, करते ये हैं। यूथजेनिया मतलब लग तो रहा है अच्छा, बोले धीरे से ले जाते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं जहर का और अपन वहीं मर जाते हैं। बाद में पता चला, तब पता चला कि ये लोग इतने खतरनाक थे। तो क्लियर यहां तक की बात, ये आप समझ गए ना कि क्या अपन बात कर रहे थे, कैसे यहां पर इनने अपने मीडिया का उपयोग किया, कैसे इनने प्रचार का उपयोग किया, कैसे भाषणों का उपयोग किया। तो ये सारी बातें हमने यहां पर देखी। अब आप क्या जाते हैं जिसको कहते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जर्मनी में आर्थिक संकट एवं जर्मनी में महामंदी पर टिप्पणी करना हमें, कि जर्मनी की आर्थिक संकट और महामंदी पर एक टिप्पणी मतलब निबंध जैसा कुछ आप लिख देंगे, एक आध डेढ़ पन्ने के अंदर हमको लिखना होगा। जर्मनी में आर्थिक संकट वर्ष 1923 की आर्थिक संकट से, है ना, वहां से इसका प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाएगा। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला। जर्मनी में जब आर्थिक संकट आया तो वर्ष 1923 के आर्थिक संकट से क्या हुआ, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, जर्मनी में आर्थिक संकट, है ना, ये हेडिंग है, यहां से लिखना अपन स्टार्ट करेंगे। तो वर्ष 1923 के आर्थिक संकट से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों क्या मिला, बल मिला। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध कर्जा लेकर लड़ा था, तो जब हार गए तो जुर्माना भी देना पड़ा और कर्जा भी चुकाना पड़ा। इस ऋण की क्षतिपूर्ति जर्मनी को स्वर्ण मुद्रा देकर करनी पड़ी, और जो हर्जाना हुआ वो कैसे देना पड़ा, या जो ऋण चुकाना पड़ा वो गोल्ड में देना पड़ा। इन सबके परिणाम स्वरूप जर्मनी के स्वर्ण भंडार समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए। वर्ष 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना देने से इंकार कर दिया कि हमारे पास नहीं है, ना तो हम चुका पाएंगे ना हम चुकाना चाहते हैं। तब फ्रांसीसियों ने जर्मनी के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र, जिसको आप रूर क्षेत्र कहते हैं, उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जर्मनी के विशाल कोयला भंडार, जो ये रूर एरिया है औद्योगिक तो था, साथ में क्या है, विशाल कोयला भंडार जो बिजली की आपूर्ति भी करेगा, तो विशाल कोयला भंडारों वाला क्षेत्र था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध, चूंकि फ्रांस ने ऐसा किया तो फ्रांस के विरुद्ध ने क्या कर लिया, निष्क्रिय प्रतिरोध अपना लिया। इस निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या करेंगे, कागजी मुद्रा को ये छापना स्टार्ट कर देंगे बड़ी मात्रा में, कि कागजी मुद्रा छापी जाएगी। इस कागजी मुद्रा से क्या होगा, जर्मनी की मुद्रा जो मार्क है उसकी कीमत क्या होगी, घटना स्टार्ट होगी। तो जर्मनी में महामंदी कागजी मुद्रा के अत्यधिक मात्रा में प्रयोग से या अत्यधिक मात्रा में छपने के परिणाम स्वरूप जर्मनी में महामंदी की स्थिति बनी। तो इससे क्या हुआ, मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई वैसे वैसे जरूरी चीजों की कीमतें क्या हो गई, आसमान छूने लगी, बहुत ज्यादा होने लगी, बढ़ने लगी।
जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए भी एक एक बैलगाड़ी भर पैसा ले जाना पड़ता था। इस प्रकार जर्मनियों में महामंदी का दौर क्या हो गया, शुरू हो जाता है। इस संकट को जर्मनी में क्या कहा गया, अति मुद्रास्फीति कहा गया। क्या कहा गया, अति मुद्रास्फीति कहा गया, अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना गया। अतः जर्मनी को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने एक डॉप्स योजना बनाई थी, हमने देखा भी हुआ था। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उसके ऊपर हर्जाने की जो शर्तें हैं उनको दोबारा से पुनः निर्धारित करने की बात यहां पर की गई थी। क्लियर। तो ये जर्मनी में आर्थिक संकट या जो महामंदी आई वो हमने देखी। युद्ध के इसमें लिखना क्या है, आप इसमें याद रखें भाई, लंबा आंसर है, कैसे याद रखेंगे, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध से। आप थोड़ा सा उससे पहले स्टार्ट कर लें, प्रथम विश्व युद्ध से स्टार्ट करेंगे। युद्ध की घटना लिखेंगे, कर्जा लेकर लड़ा, जब हार गए तो हर्जाना चुकाना पड़ा, हर्जाना गोल्ड में चुकाया, हमारी स्थिति खराब हो गई, हमने कर्जा चुकाने से मना कर दिया, इसलिए फ्रांस ने रूर एरिया पर कब्जा कर लिया, तो हमने कागज का नोट छाप दिया, कागज का नोट छापा तो हमारी कीमत बहुत तेजी से गिर गई, कीमत तेजी से गिर गई तो फिर क्या हो गई, यहाँ पर जरूरत की सामान है आसमान छूने लगी, और यहां इस स्थिति को क्या कहा गया, आर्थिक या अति मुद्रास्फीति नाम दिया गया। क्लियर। अगला आता है प्रश्न नंबर 2, हिटलर के उदय होने के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। हिटलर कैसे राइज हुआ, उसके प्रमुख कारणों के बारे में बताना है कि हिटलर कैसे डेवलप हो पाया, हिटलर कैसे सैनिक से चांसलर तक जा पाया, हमें ये सारी बातें इसके अंतर्गत बतानी है। हिटलर के उदय होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, अब देखते चलेंगे कि कारण। पहला कारण, हिटलर के उदय के कारणों में वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक त्रासदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक त्रासदी ने हिटलर को सत्ता तक पहुंचने का रास्ता प्रदान किया। वर्साई की संधि के पश्चात हिटलर वर्ष 1919 में जर्मन कामगार दल में शामिल हो गया, जिसे बाद में उसने राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन कार्यकर्ता, है ना, ऐसा कुछ उसने, जिसे बाद में राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन कार्यकर्ता पार्टी के रूप में जाना गया। फिर यही पार्टी क्या हो गई, नाजी पार्टी के रूप में जानी गई। कुछ पश्चात बाद इस पार्टी का नाम क्या कर दिया गया, नाजी पार्टी के रूप में प्रचलित हो गया, और यही क्या थी, हिटलर की पार्टी हुआ करती थी। 1923 में हिटलर ने बर्लिन की ओर कूच की, बर्लिन पर कब्जा करने की कोशिश की, और बवेरिया पर भी कब्जा करने की कोशिश की, सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन यह प्लान क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो इस असफल होने के बाद हिटलर पर क्या लगाया गया, देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसे जल्दी ही क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। तो जैसे ही वो जल्दी रिहा हो गया तो उसने फिर क्या कर दिया, अपनी प्लानिंग, जो प्लानिंग थी वो तो छोड़नी नहीं है, तो अपनी प्लानिंग उसने फिर से स्टार्ट कर दी। वर्ष 1929 के बाद आर्थिक मंदी के कारणों से बैंक दिवालिया हो रहे थे, सभी व्यवसाय बंद होने के साथ साथ मजदूर क्या हो रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे। इस समय नाजीवादी एक जन आंदोलन बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि इनने लोगों को बताया था कि हम ही हैं, हम ही आपका भला कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा। नाजी ने कैसे बताया, नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य, है ना, एक बेहतर भविष्य की झलक दिखाई दी गई कि यही लोग हैं जो बेहतर भविष्य बना सकते हैं। 1929 में नाजी पार्टी जर्मन संसद में जब चुनाव के लिए गई तो उसको 2.6% वोट मिले थे, लेकिन यही अगर आप कुछ दिन बाद आप देखें तो आगामी चुनाव आते आते तक, है ना, 1932 आते आते तक ये कितना हो गया, लगभग 37% हो जाता है ना। तो ये 1932 लिखा हुआ, 1932 आते आते तक कितना हो जाता है, 37% हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जर्मनी में क्या हो गई, आप हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी, हिटलर को सभी लोग पसंद करना स्टार्ट कर दिए थे। क्लियर ये बात, यहां तक की बात क्लियर है ना। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, नाजियों की नस्ली कल्पना लोक पर, है ना, जिसको यूटोपिया भी कहा जाता है, कल्पना लोक क्या है, इसका सविस्तार वर्णन करना, हमें डिटेल में बताना है कि ये यूटोपिया या नकली कल्पना लोक या नस्ली कल्पना लोक क्या है, उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे, सविस्तार हमको चर्चा करनी है। अब कल्पना लोक में देखना कि नाजी नस्ली कल्पना लोक के अंतर्गत ये क्या चाहते थे, एक आदर्श विश्व का निर्माण चाहते थे, एक आइडियल वर्ल्ड बनाना चाहते थे, एक आदर्श विश्व के निर्माण में लगे हुए थे। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि भाई अब ये आदर्श विश्व कैसा चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि जो जर्मनी है या जो भी इनका साम्राज्य है उसके अंदर एक ही नस्ल के लोग रहें। वो नस्ल क्या थी, उसको इन्हें आर्य या जर्मन कहा था। तो बाकी नस्ल के या तो भाग जाएं, उनको लग रहा था कि अगर ये भागेंगे तो बाद में खतरा पैदा करेंगे, तो इसके लिए इनकी क्या की जाए, हत्या की जाए। तो ये जो आदर्श विश्व के निर्माण का जो कार्य ये कर रहे थे या अपना देश ये बना रहे थे, इसको कल्पना लोक या इसको यूटोपिया भी कहा गया है ना। क्या कहा गया है, यूटोपिया।
तो ये यूटोपिया में जो लगे हुए थे आदर्श या काल्पनिक जो लोग बनाना चाहते थे, कल्पना लोग बनाना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, जनसंहार किया और युद्ध हुआ। तो अब युद्ध जब चल रहा था तो उसी दौरान क्या हो रहा था, जर्मनी में जनसंहार हो रहा था। इसी कारण क्या कहा गया कि जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सामने आप लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में आप जनसंहार करवा रहे हैं। नास्तियों के द्वारा क्या किया गया, पोलैंड को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और पोलैंड का उत्तर पश्चिम वाला इलाका कब्जा कर लिया गया, जर्मनी में मिला लिया गया, वहां के लोगों को वहां से भगाया गया। तो नास्तियों ने, है ना, ये नात्सी लिखा है ना, गलत लिखा है, ये नात्सी। तो नासियों के द्वारा क्या किया गया, पोलैंड के लोगों को घर से भगाने पर मजबूर कर दिया। तो लोग कैसे भाग रहे थे, अपना सब सामान छोड़कर, जायदाद छोड़कर, तो घर से भागने के लिए उनको मजबूर कर दिया, ताकि जर्मनी ने जो कब्जा किया है पोलैंड पर, वहां पर किसको बसाया जा सके, वहां पर जर्मन नागरिकों को बसाया जा सके, उनको वहां पर सेटल किया जा सके। क्लियर। अब पोलैंड के व्यक्तियों को जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे इलाके में ना, एक पोलैंड का ही एक एरिया है जनरल गवर्नमेंट, वहां पर क्या किया गया, इनको शिफ्ट किया गया, जानवरों के जैसे वहां पर इनको ले जाया गया। और इनके अंदर जो मौजूदा अवांछित तत्व, जो ऐसी और चीजें थी जिनको हम चाहते नहीं थे, वो सब कहां पटक दिए, जनरल गवर्नमेंट वाले इलाके में रख दिए। पोलैंड के बुद्धिजीवियों की हत्या करवाई गई, उनको मरवाया गया, ताकि क्या हो सके, ताकि पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाया जा सके। कोई बताने वाला नहीं रहेगा, तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही माना जाएगा। नस्ली आधार पर आर्यों जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माता पिता से छीन लिया गया, उन बच्चों की नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचाया गया, उनकी नस्ल की जांच की गई। यदि वे जांच में सफल हो जाते तो उन्हें जर्मन नागरिकों की तरीके से जर्मन परिवारों में पाला जाता था, और यदि वे इस नस्ल जांच में सफल नहीं हो पाते, असफल हो जाते, तो उनको अनाथालय में डाल देते, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, है ना, अधिकतर बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो मतलब वही अगेन यहूदियों की बस्तियां, तो विशाल घेटो थे, और वहां पर गैस चैम्बर भी थे, जहां पर यहूदियों को बड़ी मात्रा में मारा जा रहा था। क्लियर ये बात यहां तक की, ये स्पष्ट है बात की क्या कहने वाले हैं यहां पर। चलिए अगला प्रश्न है कि नाज़ी जर्मनी में बच्चों की स्थिति कैसी थी, है ना, बच्चों के साथ कैसा डील किया जा रहा था, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए या विस्तार पूर्वक बताइए। तो अब आपको पता है कि भाई बच्चों को तो स्कूल लेवल पर ही उन्हें ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था, कि भाई दूसरे बच्चों को स्कूल से निकालना स्टार्ट कर दिया, उनको अनाथालय भेजना स्टार्ट कर दिया। ये सारी घटनाएं आपने पढ़ी हैं। उनको 10 साल तक के बाद, जैसे 10 से 14 साल तक एक संस्था में डालेंगे, 14 के बाद फिर एक संस्था में डालेंगे, 18 में उनसे काम करवाएंगे, फिर उनको सेना में भेजेंगे, कुछ ना कुछ उनका सिस्टम ऐसे चल रहा था। चलो देखते हैं क्या है। जर्मनी में नाज़ीवाद के दौरान हिटलर ने बच्चों को नाज़ी विचारधारा समझना जरूरी समझा, या नाज़ी विचारधारा समझाना जरूरी समझा, कि भाई उनको समझना चाहिए। इसके लिए स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर बच्चों पर पूर्ण नियंत्रण रखा गया। नाज़ीवाद के दौरान स्कूल में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। स्कूलों में राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय जो शिक्षक थे उनको निकाल दिया गया, नौकरी से हटाया गया, बाद में क्या कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। स्कूली पाठ्यक्रम को पुनः लिखवाया गया, इसमें एक चैप्टर जुड़वाया गया, नस्ल विज्ञान, है ना, एक अध्याय जुड़वाया गया, इसको कहते हैं क्या, नस्ल विज्ञान। नस्ल विज्ञान नाम का चैप्टर जुड़वा दिया गया। तो ये पाठ्यक्रम में चूंकि वो नस्ल अपनी प्रमोट करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने एक चैप्टर जुड़वा दिया, नस्ल विज्ञान। जर्मन और यहूदी बच्चे ना तो एक साथ बैठ सकते थे, ना ही एक साथ खेल सकते थे, ये सब मनाही कर दी गई। नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम का एक नया विषय भी जुड़वा दिया। हमने देखा हुआ था कि एक नया विषय, एक चैप्टर उन्होंने ऐड करवा दिया, नस्ल विज्ञान। गणित की कक्षाओं में यहूदियों के खिलाफ या यहूदियों की विशेष छवि दिखाई जा रही थी, कि भाई इनके द्वारा कैसे किया गया, ये किस टाइप के लोग हैं, ये सारी बातें वहां पर अलग छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार बने, आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। बच्चों को दिए जाने वाले खेल कूद प्रशिक्षण में हिंसा और आक्रामकता, मतलब हिटलर कहता था कि मुक्केबाजी अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, आक्रामकता की भावना पर बल दिया जा रहा था या दिया गया था। हिटलर का विचार था कि बच्चों को
विशेषतः मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या हो, ताकतवर बने और उनमें हिंसात्मक प्रवृत्ति, आक्रमण करने की प्रवृत्ति जो है वो क्या हो, ज्यादा हो सके, वो डेवलप हो सके। तो ये सभी बच्चों के साथ हो रहा था। जैसे ये बच्चा 10 साल का होगा तो उसे एक अलग संस्था में डाल देंगे, 14 का होगा उस संस्था से निकाल उस संस्था में डाल दिया जाएगा। ये जो यूथ संगठन थे इन सब में डाला जा रहा था और उनकी ही जिम्मेदारी थी कि उनमें नास्तिक विचारधारा को बढ़ाएं। तो यहां तक हम लिख देंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हिटलर की महिलाओं के प्रति नीति की व्याख्या कीजिए। क्या नीति थी? तो हिटलर के अनुसार महिलाएं बुनियादी तौर पर पुरुषों से भिन्न होती हैं तथा महिला पुरुष के लिए समान अधिकार का संघर्ष गलत है। इससे क्या हो सकता है, समाज नष्ट हो सकता है। नास्तिकवाद के अंतर्गत महिलाओं को यह समझाया जाता था, उनको यह बताया जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना, शुद्ध आर्य रक्त के वाले बच्चे को जन्म देना। लड़कियों को प्रायः शिक्षा दी जाती थी कि वह अपनी संतानें है ना, अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें आर्य संस्कृति और नस्ल के ध्वजावाहक के रूप में तैयार करें या उन्हें ध्वजावाहक के रूप में बनाने पर जोर दें। ये महिलाओं के साथ यहां पर होता था। उनको पुरुष के बराबर का अधिकार नहीं था, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी है ना, ये सब बनने का अधिकार था। अच्छी नस्ल के बच्चों को जन्म दें जो कि शुद्ध नस्ल हो, ये सारी बातें यहाँ की गई। जो महिलाएं ये सारी बात नहीं मानती, जो महिलाएं नस्लीय रूप से अवांछित बच्चे पैदा करती थी, उनको दंड दिया जाता था, उन्हें दंडित करते थे। और नस्लीय रूप से वांछित बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को क्या मिलता था, इनाम मिलता था। अपन ने देखा था कि तमगे भी देंगे, अलग अलग प्रकार के तमगे भी वहां पर दिए जाएंगे। जिन महिलाओं ने वांछित बच्चे पैदा किए हैं उनको अस्पतालों में उत्तम ढंग से इलाज किया जाता था और उन्हें दुकानों, थिएटरों, यात्राओं में कुछ डिस्काउंट या रियायतें दी जाती थी। रियायतें मतलब छूट दी जाती थी। यहां पर सभी आर्य महिलाओं के लिए एक आचार संहिता थी। जो महिला ये आचार संहिता नहीं मानती थी, उस आचार संहिता से भटकती थी, उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। जो महिलाएं यहूदियों, रूस, पोलैंड के निवासियों से संबंध बनाती थी, उनको भी दंडित करते थे। उनका सर मुंडवाकर उन्हें उनके इलाके में घुमाते थे, उनके गले में एक तख्ती लटकाते थे और उस पर लिखते थे जो भी उन्हें अपराध किया है, और उसे घुमाया जाता था पूरे शहर के अंदर। और उसमें क्या लिखा जाएगा तख्ती के अंदर कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। ये सारी बातें इस पर लिखी जाएंगी और पूरे समाज में इनको घुमाया जाएगा। तो आप समझिए कि यहां पर इस प्रकार की स्थिति थी महिलाओं की। क्लियर? अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के विरुद्ध अपने विचारों के प्रचार में है ना मीडिया का किस प्रकार उपयोग किया है, ये हमें बताना है कि मीडिया का कैसे उपयोग कर पाए, मीडिया कैसे ये आगे चला पाए, तो ये बातें बतानी है। ये सारी बातें हमने देखी हुई हैं, हम कोई ना कोई प्रश्न में कुछ ना कुछ हमने ये बातें देखी हुई हैं, तो आप वहां से भी उठाकर अगर आपको याद आता है तो आप लिख सकते हैं। फिर भी आप एक बार उत्तर देख लीजिए कैसे हम इसको डील करेंगे। जर्मन में नाजियों ने शासन के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए नास्ती विश्व दृष्टिकोण को दुनिया भर में फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सही तरीके से उपयोग किया या बहुत सोच समझकर उपयोग किया। अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने रेडियो, पोस्टरों, फिल्मों, तस्वीरों, नारों आदि का उपयोग किया या इनको सबको माध्यम बनाया। पोस्टरों में इनके दुश्मनों का उपहास उड़ाया जाता था, है ना, उनको उपहास का पात्र बताया गया कि तो जोक के लायक है। समाजवादियों, उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तरीके से पेश किया गया। समाजवादियों को विदेशी एजेंट तक कहकर बुलाया गया अपने प्रचार के दौरान, ताकि क्या हो, सिर्फ एक जो उनकी नस्ल है उसका प्रमोशन हो सके। यह प्रचार फिल्मों के माध्यम से यहूदियों के खिलाफ घृणा को भी बढ़ावा देते थे या घृणा को भी दिखाते थे। द एटर्नल ज्यू, जिसको अक्षय यहूदी कहते हैं, इससे संबंधित ये क्या है, ये एक सर्वाधिक कुख्यात फिल्म है ना, इससे संबंधित सर्वाधिक कुख्यात फिल्म थी, यहूदियों को बुरा दिखाने वाली। यहूदियों एवं जर्मनों के बीच में कोई विशेष अंतर नहीं था, मतलब देखकर आप पता नहीं कर सकते कौन यहूदी है कौन जर्मन है, लेकिन फिर भी नस्ल के आधार पर बांटा गया। लगभग दोनों एक जैसे ही दिखते थे, परंतु परंपरा प्रिय यहूदियों को लंबी दाढ़ी एवं काफ्तान, है ना, काफ्तान कहलाता चोगा कोट जैसा कुछ पहन लेना, पहने हुए दिखाया गया। यहूदियों को केंचुए, चूहा, कीड़े मकोड़े जैसा वहां पर बताया गया। इनको बताया गया कि भाई इनकी जो नाक है वो आगे से मुड़ गई है। ये सारी बातें वहां पर बताई जाती थी। नास्तिवाद ने लोगों को दिल और दिमाग पर बहुत इतना प्रचार किया भाई कि एकदम असर हो गया, एकदम गहरा असर डाल दिया। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनका जो गुस्सा था, उनकी जो आक्रामकता थी, उसको क्या किया,
गुस्से को, नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। अवांछित मतलब कौन? ज्यादातर यहूदी, उनके ऊपर केंद्रित कर दिया। नास्तियों ने आबादी के प्रत्येक हिस्से में अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए कि हर एक प्रकार का व्यक्ति, आबादी का जो शहरी है, ग्रामीण है, वो सभी इनकी तरफ आ जाएं। तो विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को यह एहसास कराया। कैसा एहसास? कि उनकी समस्याओं का हल केवल नास्तिक ही कर सकते हैं और आपकी समस्या का हल कोई नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें इनके द्वारा यहां पर की गई थी। क्लियर यहां तक की बात सभी को? तो ये हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी यहां पर कर लिए हैं कंप्लीट। तो आप इनको देखिए, आंख बंद करके एक बार समझिए कि क्या इसमें कहा गया और अपने तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। आपके द्वारा लिखा गया उत्तर यहां पर बताए गए उत्तर से थोड़ा बहुत भिन्न हो सकता है, परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़िए, अपनी भाषा में तोड़िए, फिर उसको अपना पेन पेपर उठाकर लिखने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि ऐसा ही उत्तर आपका भी बन जाएगा। अब आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है, magnetbrains.com। तो जैसे ही डालेंगे आप magnetbrains.com गूगल के ऊपर, तो आपको ऐसा एक पेज खुल जाएगा। अब सवाल आता है कि ये क्यों बनाई गई होगी? तो कई सारे बच्चों को वीडियो देखने में परेशानी आती है, यूट्यूब में दिक्कत पैदा हो जाती है। तो आप वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक साथ लाइन से सभी वीडियो दिख जाएंगे। देखिए कैसे दिखेंगे। जैसे ही magnetbrains.com गूगल पर डालेंगे, वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलेगी तो आपके सामने ये पेज आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है मीडियम, इंग्लिश या हिंदी। आपने सिलेक्ट किया कि हिंदी मीडियम से है। अब आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, 12, 10, 9 जो भी और क्लास दी गई है। आपने सेलेक्ट की कि हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं। फिर आपको उसके सभी विषय खुल जाएंगे। कौन सा विषय? फिर आपने देखा कि भाई सामाजिक विज्ञान देखना है। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? एक ऐसी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। अब इस प्लेलिस्ट में आपको कौन सा चैप्टर देखना है, कौन सा चैप्टर, कौन सा वीडियो देखना है, सभी वीडियो आप आसानी से यहां पर देख सकते हैं। क्लियर यहां तक की बात? ऐसे आपको सारे वीडियो दिखाई दे जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है, वो भी सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार। तो आपको ये वीडियो प्राप्त करने के लिए करना क्या है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इसका खूब फायदा उठा सकें। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।